डिफरेंट आप एक्सपेरिमेंट करती हो, जो पर्पस है एक्सपेरिमेंट का, आपने डाटा जनरेट करवाना है। वो जो डाटा जनरेट होता है स्टार्टिंग में आपको पता है वो रॉ डाटा होता है। बाद में हम उसको क्या कहते हैं, ग्रुप में या अनग्रुप डाटा वगैरह में डिवाइड करती है। स्टार्टिंग पे डाटा रो फॉर्म में होता है। तो ये एग्जाम्पल है, उसने एक एग्जाम्पल बताई है कि सपोज आपने टॉसिंग एक कॉइन को टॉस किया है। ये कॉइन को टॉस करना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। इसी तरीके के साथ आप एक डाई को रोल कर सकते हो। उसको रोल करने से कोई ना कोई आउटकम आएगा ना, तो वो आपके पास क्या है, ये भी एक्सपेरिमेंट है। फिर वो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स भी आपने उसमें से कोई एक सिलेक्ट किया है, तो वो जो सिलेक्शन करनी है कार्ड्स वगैरह की, वो भी क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो इसी तरीके के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल्स हो सकती हैं। आगे फिर ट्रायल क्या है। अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। हम कहते हैं ना कि भाई ये कितने ट्रायल हो गए हैं। ट्रायल का मतलब कि सिंगल सिंगल परफॉर्मेंस आप देख रहे हो अपनी एक्सपेरिमेंट की। सिंगल एक दफा आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वो आपका क्या हो गया, फर्स्ट ट्रायल हो गया। फिर सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, सेकंड एंड सो ऑन। ये आपने इन सबकी डेफिनेशंस वगैरह याद रखनी है। ठीक है। जो इसके न्यूमेरिकल थ्योरी जो भी है आपने सब कुछ तैयार करना है। आगे आउटकम क्या है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट आ ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम। अब आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वो जिसको आप ट्रायल भी कहते हो, तो उसके थ्रू कोई ना कोई आपके पास रिजल्ट्स आएंगे ना, वो जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास आउटकम है। ठीक है। कॉइन को टॉस किया है, तो कॉइन को टॉस करना आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट टाइम करोगे तो वो फर्स्ट ट्रायल हो जाएगी, और वो जो रिजल्ट आए हैं उसको आप आउटकम कहोगे। फिर आगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। An experiment which produce different results even though it is repeated a large number of times under essentially similar condition are called random experiment। इसका मतलब है कि कंडीशन एक ही है, एक जैसी कंडीशन के तहत हम अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और बार बार रिपीट करने से रिजल्ट उसके डिफरेंट आए, उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। कि जैसे कि आपने कॉइन को टॉस किया है, टॉसिंग तो एक सेम तरह तरह से कर रहे हैं ना, कॉइन को टॉस करने का प्रोसीजर तो सेम ही होता है। कभी हेड आ रहा है या कभी टेल आ रहा है, हेड है टेल है, तो डिफरेंट आउटकम शो हो रहे हैं। ऐसे ही आपने डाई को रोल किया है, लूडो के दाने को रोल किया है, तो रोलिंग प्रोसीजर तो सेम है, कैसे डाई को रोल करना है। लेकिन उससे आउटकम जो आ रहे हैं, कभी 1 है, कभी 6 है, 5 है, 4 है, तो वो जो है अब उसके रिजल्ट डिफरेंट है, इसलिए इसको कहते हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे नीचे लिखा हुआ है, टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन, कॉइन को टॉस करो। थ्रोइंग अ बैलेंस डाई, ठीक है, डाई को रोल करो। या कार्ड्स वगैरह फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, जिसको ताश के वो ताश के पत्ते भी कहते हैं। ठीक है। अब आप वो टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। वो कह रहे हैं 52 कार्ड्स में से आप कोई भी उसको सिलेक्ट कर लो, तो वो क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, और वो कार्ड्स कोई भी सिलेक्ट हो सकते हैं, तो वो क्या है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि सिलेक्टिंग का सैंपल, जैसे कि हम पॉपुलेशन से कोई सैंपल सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्शन का प्रोसीजर सेम है, लेकिन कोई भी सैंपल सिलेक्ट हो सकता है। आगे है अब प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस क्या है। जैसे मैथ्स में हमारे पास होता था ना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में आपके पास सारे एलिमेंट्स होते हैं, उस यूनिवर्सल सेट में से हम मैथ्स में आगे सब सेट वगैरह लेते हैं। तो मैथ्स में तो वो यूनिवर्सल सेट होता है, लेकिन इधर स्टैट्स में भी सेम उसका कॉन्सेप्ट है, इसमें सैंपल स्पेस हम कहते हैं। दिस सेट और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ना, ठीक है, उसकी जो कलेक्शन है उसको आप सैंपल स्पेस कहते हो। एंड इट इज डिनोटेड बाय एस, बाय लेटर एस। एस के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि अब आप देखिए, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब आपने एक कॉइन को टॉस करना है, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। यस फॉर श्योर के ये क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस है, हेड और टेल। देखो जब आपने कॉइन को टॉस करना है, या हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो नहीं ना हो सकता हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, इकट्ठा आ जाए। एक वक्त में एक चीज ही होनी है। तो ये क्या है, ये एक सैंपल स्पेस है। जब आपने एक डाई को रोल करना है, तो अब आपको पता है डाई के ऊपर 6 नंबर्स होते हैं, तो इस नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो अब आप देखो, इसमें हम 7 नहीं लिख सकते सैंपल स्पेस पे। मुझे ये बताओ 7 क्यों नहीं लिख सकते जब आपने एक डाई को रोल करना है। हाँ जी भैया, ये मोहम्मद रमजान बताए। मैम क्योंकि डाई पे होते ही 6 नंबर हैं।
हाँ जी, अभी ये देखें, ये अब आपने याद रखना है कि डाई पे होते ही 6 नंबर है, ठीक है। तो वो 1 to 6 तक ही इसकी सैंपल स्पेस बननी है। हेड और कॉइन को करोगे तो उसकी सैंपल स्पेस में हेड टेल ही आएगा, ठीक है। आगे है अब सैंपल पॉइंट क्या होता है। ईच आउटकम इन अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। जैसे कि अब ये है आपके पास हेड और टेल, ये एक है सैंपल स्पेस। इसमें से सैंपल पॉइंट क्या है, ये हेड भी एक पॉइंट है, टेल भी एक पॉइंट है। अलग अलग जो मेंबर्स है ना सैंपल स्पेस में, उसको हम कहते हैं कि ये उसका सैंपल पॉइंट है। आगे टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। मतलब ये एक इवेंट, अब पॉसिबल आउटकम ये थे हेड था या टेल था, तो हेड एक इवेंट है, टेल भी एक इवेंट है, ठीक है। तो दस एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। इवेंट जो होता है ना, हम जैसे कि यूनिवर्सल सेट होता है और सबसेट होता है ना, इसी तरीके के साथ सैंपल स्पेस के अंदर से कोई अगर आप सेट ले लो तो उसको कहते हैं ये एक इवेंट है। उसने कहा इवेंट को मोस्टली कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं, ABCD। जैसे व्हेन वी कॉइन, ये अब एग्जांपल है कि जैसे कि आपने कॉइन को टॉस किया है, हेड या टेल आएगा। तो इसमें से हेड भी एक, आप कह सकते हो कि हेड भी एक इवेंट है, ठीक है, जो अकर हुआ है। और जो टेल है वो भी एक इवेंट है। इधर टेल नहीं लिखा लेकिन आप टेल भी लिख सकते हो। सिंगल, जब आपने कॉइन को उसको कॉइन को टॉस करना है तो दो ही देखो पॉसिबल आउटकम्स है, हेड और टेल। लेकिन अगर आपके पास दो कॉइन्स हों, दोनों को आप इकट्ठा टॉस किया है, तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों के ऊपर हेड हेड हो जाए, या फर्स्ट वाली जो कॉइन है उसमें हेड आ जाए सेकंड में टेल, या सेकंड में टेल फर्स्ट में हेड, या दोनों में टेल। तो तब पॉसिबल सैंपल स्पेस जब आपने टू कॉइन को टॉस करनी है तो ये इसके 4 आउटकम्स बनेंगे, ठीक है, 4 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। एंड इसमें से आप कोई सा भी सबसेट ले सकती हो। आप कह सकती हो कि भाई हमने ये 3 इधर से एलिमेंट्स उठाए हैं, इसका हमने एक सबसेट बना दिया है बी। कोई सिर्फ HS को भी उठा सकता है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो बहरहाल जब आपने एक कॉइन को टॉस करना है तो हेड और टेल इसकी सैंपल स्पेस होगी, क्योंकि वो कॉइन ही एक है। जब दो कॉइन्स को टॉस करना है तो ये ऐसी होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर 3 कॉइन्स को हमने टॉस करना होगा तो फिर कैसे क्या होगा। अभी देखो, जब आपने 2 की पावर 1, इस केस में तो वो 2 बने हैं, ठीक है। और आउटकम्स तो दो ही है ना, हेड और टेल। दो कॉइन्स को टॉस किया है तो ये 4 हो गया। अब क्या करोगे थर्ड टाइम, अगर आपके पास 3 कॉइन है, आउटकम तो दो ही है ना, हेड और टेल, तो 2 की पावर हो जाएगी 3। इसका मतलब है कि इधर 8 जो हमसे है ना, वो आपके पास एलिमेंट्स आप बनाओगे। आप बना सकते हो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, बल्कि मुझे इधर बनाना बताओ जरा। एक तो हो गया हेड, एक ये बन गया। फिर हो सकता है हेड हेड टेल, ऐसे बनाने हैं। फिर हो सकता है टेल हेड हेड, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकती हो कि ये जो 2 दफा बनाई हुई है ना सैंपल स्पेस, इसको एक दफा एच के साथ मल्टीप्लाई कर दो और एक दफा टेल के साथ। इसको हम कर देते हैं क्योंकि ये 2 की बनी हुई है ना ऑलरेडी, तो हमने 3 की बनानी है, तो इसी को ही आप कर दो एच के साथ। ये देखो ये बन जाएगा हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और टेल टेल टेल। एच के साथ एक दफा ये बन गए। इसी तरीके के साथ इससे बनने हैं, 8 बनने हैं ना। तो टेल के साथ बनाओगे तो टेल एच एच, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, ऐसे, ठीक है। अब ये ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये 4 टाइम अगर आप कर दो, मैंने आपको 3 टाइम कहा है क्वाइन, ये क्वाइन टॉस हुई, अगर मैं आपको कह दूं 4 दफा करो, तो मुझे बताओ आप सैंपल पॉइंट कितने बनेंगे। हाँ जी, ऐसे अब आपने बना के देख लें, ठीक है। जैसे जैसे उसको ज्यादा करते जाना है, वो सैंपल स्पेस जो है वो इसकी एक्सटेंड होती जानी है। इजी वे जो आपको मैं बता रही हूँ ना, कि आपने, आपको पता चल गया ये हेड टेल है, जब आपने 2 के बनाने हैं ना, आप ये लिख दो साइड पे, ये भी हेड टेल। जो मैं छोटी छोटी बनाती थी तब उसका मैं मेथड बता रही हूँ। अब आप देखो, हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हेड टेल के साथ कर दो, फिर टेल को हेड के साथ कर दो, टेल को टेल के साथ कर दो, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ना, ये वाला वो बन जाएगा। अब मैंने दोबारा इसको 3 टाइम करना है, फिर मैं क्या करूंगी, इधर मैंने टेल और हेड लिख दिया, आगे पीछे कर दो उसकी खैर है। फिर अब मैंने क्या करना है,
हेड हेड टेल कर दिया है, हेड टेल टेल, इन सब के साथ आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएंगे। जैसे जैसे आपने ज्यादा करते जाना है, तो पिछले आपने दो दो या तीन तीन के हिसाब से बनाए होंगे, नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा हेड टेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो न्यू बन जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे है सिंपल और एलिमेंट्री। अब आपको वैसे ही मैंने बताया है इवेंट क्या है। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट क्या है? इफ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सैंपल पॉइंट, सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट अगर आप लो तो उसको कहते हैं ये एलिमेंट्री है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि हमारे पास ऊपर ये जो आपने बनाई है सैंपल स्पेस वगैरह, इसमें देखो ये चार पॉइंट आ रहे हैं ना सैंपल पॉइंट। वो कह रहे हैं सिर्फ आप इसमें से एक पिक कर लो, कोई सा भी एक, उसने ये एच एच वाला कर लिया, तो ये एक है ना सैंपल पॉइंट, दोनों को मिला के एक सैंपल पॉइंट बनेगा। तो वो कह रहा है ये आपके पास एक इवेंट है जो सिंगल है, दैट इज हेड अपेयर ऑन बोथ कॉइन्स। एच एच का मतलब है कि दोनों कॉइन जो है उसमें हेड अपेयर हुआ है, ये एक सिंपल इवेंट है। व्हेन टू डाइस आर रोल, अगर आप दो डाई को रोल कर रहे हो, टू डाइस को रोल कर रहे हो, तो इसमें हो सकता है वन वन वन, इसकी ना आगे सैंपल स्पेस, बल्कि देखो पहले मैं बाद में बताती हूँ। हाँ जी जी, ये देखे, ये उसने बताया ना कि ये आपके पास एक सैंपल स्पेस है। ये नीचे डाई बना के बता दी है कि ये वन नंबर शो कर रहा है, टू थ्री एंड ये सिक्स तक नंबर शो कर रहा है। अब आप देखिए जब आपके पास सिंगल एक होनी है डाई, फिर तो ये सैंपल स्पेस ये बन गई, ये उसकी सैंपल स्पेस है। लेकिन जब आपके पास टू डाई होंगी ना, तो देखो एक डाई के ऊपर आपके पास 6 नंबर होने हैं, दूसरी डाई के ऊपर भी आपके पास ये 6 नंबर्स होने हैं। तो आपने क्या करना है, इट में पॉसिबल, इसके अब आपने कॉम्बिनेशन बनानी है। ठीक है, 6 एलिमेंट इसके हैं, 6 वो दूसरी के होंगे, तो टोटल जो आपके पास आउटकम सैंपल पॉइंट बल्कि बनने हैं ना, वो 36 बनने हैं। ठीक है, इसमें आपके पास कितने हैं, इसमें या आपके पास 6 सैंपल पॉइंट बने हैं सिंगल कॉइन को जब आपने टॉस करना है। कॉइन कह रही हूँ डाई को, जब टू डाई को करना है तो 36 बनेंगे। ठीक है, थ्री डाई को करोगे तो 36 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो फिर एक्सटेंड होते जाएंगे। अब आप देखिए इसकी जो सैंपल स्पेस है वो वन वन, रो एंड कॉलम को देखो, ये वन वन आ गया, फिर ये देखो वन टू आ गया, फिर ये वन और थ्री नंबर आ गया। इसका मतलब ये है फर्स्ट डाई पे वन आया है, सेकंड डाई पे थ्री, फर्स्ट डाई पे वन, सेकंड डाई पे फोर, फर्स्ट डाई पे वन, सेकंड जो है डाई उसके ऊपर सिक्स। फिर इसी के साथ टू वन टू 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 थ्री सो ऑन टू सिक्स तक जाना है, फिर थ्री वन के साथ फोर वन फाइव वन सिक्स सिक्स के साथ जाना है। अब मुझे बताओ आप इधर आप 6 7 पे क्यों नहीं गए, या 7 7 क्यों नहीं ऐसा कुछ आया? वो इसलिए क्योंकि अब आपको पता है कि नंबर ही उसके 6 6 होते हैं, तो इसलिए आपने 6 तक ही रखना है। ठीक है, और इसको अगर आप सबको काउंट करो ना, ये वाले सारे जो अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं ब्रैकेट में, तो ये सारे 36 आपके पास सैंपल पॉइंट बनेंगे। ये जब आपने टू जो है डाई को रोल करना है उस केस में ये सैंपल स्पेस है। अब आपको ये बनानी आनी चाहिए कि टू डाई को सिंगल की तो बनी हुई है, टू की भी बनी हुई है, थ्री की बनानी होगी तो वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखें ये उसने कहा हुआ है कि फर्स्ट जो है कॉइन में भी वन आए, फर्स्ट डाई पे भी वन हो, सेकंड डाई पे भी वन हो, ये एक हमने सेट वो पिक कर लिया है ना सैंपल पॉइंट। जब आपने टू डाई को रोल किया है तो ये भी एक सिंपल इवेंट है। आगे कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? इफ द इवेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सैंपल पॉइंट, एक अगर आप ले लो, ठीक है, एट अ टाइम, तो उसको कहते हैं ये कंपाउंड है। जैसे कि व्हेन वी कॉइन आर टॉस, ये अब आप देखो हमने कॉइन को टॉस किया है, ऊपर वाले में सिर्फ हमने एच एच लिया हुआ था, उसको कहा था ये सिंपल है। अभी इसमें टेल टेल भी वैसे होना था सैंपल स्पेस, लेकिन हमने कहा है कि हम जस्ट थ्री ले लेते हैं सैंपल पॉइंट। तो अब ये एक से तो ज्यादा है ना, दो तीन चार जितने मर्जी हो जाए, तो एक से जो ज्यादा आप सैंपल पॉइंट लोगे वो फिर कंपाउंड इवेंट में जाएगा। अब आप देखिए वो जो टू डाई को रोल किया है हमारी मर्जी, हमने वन सिक्स ले लिया है, टू फाइव थ्री फोर फोर थ्री फाइव टू, कोई भी ले लो, लेकिन वन सैंपल पॉइंट से ज्यादा हो तो वो अब आपके पास कंपाउंड इवेंट हो जाएगा।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको डिसजॉइंट भी कहते हैं इफ दे बोथ कैन नॉट अकर टुगेदर एट अ सेम टाइम। मतलब ऐसे दो इवेंट जो कि हैं आप इकट्ठे वो अकर नहीं हो सकते। जैसे कि अब आपने कॉइन को टॉस किया है, तो या तो है उसको क्या कहते हैं हेड आएगा या टेल आना है एट अ टाइम। ऐसा तो नहीं हो सकता उसके ऊपर हेड भी आ जाए या उसके ऊपर टेल भी आ जाए। ठीक है, तो ये हेड और ये कॉइन जो है ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना है। इसी तरीके के साथ डाई को रोल किया है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, सारे नंबर इकट्ठे तो नहीं ना आएंगे एक दफा। तो ये भी क्या है, ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जस्ट नीचे ना इसकी म्यूटेशन बताई है, या आप कह सकते हो टू। अगर आपके पास सपोज करो ए और बी टू इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो वो कह रहा है अगर आप उसमें इंटरसेक्शन फाइंड करो ना, तो वो खाली सेट आएगा या वो नल होगा। ठीक है, ए एंड बी हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, इसको ऐसे पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ठीक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में अगर आपके पास ए और बी दो इवेंट हैं, तो ये खाली सेट इसको पढ़ते हैं। और अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 0 होनी है, प्रोबेबिलिटी के बगैर अब आप देखो इसको पढ़ते हैं नल सेट। और इधर आपने इसको 0 लिखना है जब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कोई आप ना मतलब कॉमन पॉइंट नोट करती हो ना ये इसमें इंटरसेक्शन में। तो जब कॉमन पॉइंट है ही नहीं, वो 0 है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नीचे ये बताया है व्हेन वी टॉस अ कॉइन if the head occur the tail cannot occur, thus they are mutually exclusive. Similarly, if we roll a die and the face 4 occur, 4 अगर आ गया नंबर, the other faces cannot come up। ऐसा नहीं हो सकता कि उसी के ऊपर फिर वो बाकी जो है नंबर्स वगैरह जिसको फेस कह रहे हैं वो शो हो जाए एक वक्त में, एक ही चीज शो होनी। ये उधर बताया हुआ है कि आपके पास जो है ना जो टोटल होते हैं कार्ड्स वगैरह, वो बताया हुआ है कि वो ब्लैक कलर के या रेड कलर के कार्ड्स हैं। ये सैंपल स्पेस में आपको पता है सारे के सारा आपने बनाना होता है, जोन जोन से उसमें सैंपल पॉइंट होते हैं। तो कह रहा है कार्ड जो होते हैं ना टोटल वो ब्लैक और रेड कलर के होते हैं। ठीक है, आपको नहीं वैसे इतनी डिटेल पता होगी। 26 होते हैं ब्लैक कार्ड और 26 ही होते हैं रेड रेड वाले। ठीक है, तो टोटल मिलाएंगे तो आप ये 52 हो जाएंगे। तो ये टोटल जो आपके पास प्लेइंग कार्ड है वो 52 है। तो वो कह रहे हैं ब्लैक वाले सेपरेट हैं, रेड वाले सेपरेट हैं, दे हैव नो कॉमन पॉइंट। तो इसलिए ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आगे है इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है, जिसके आने के चांसेस सेम हो। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वन इवेंट इज एज लाइकली टू अकर एज द अदर। जैसे कॉइन को टॉस किया है, तो दोनों के आने के चांसेस सेम है कि वो हेड आ जाए या वो टेल आ जाए। कॉइन को डाई को रोल किया है तो कोई भी नंबर आ सकता है, सबके आने के चांसेस सेम है। तो इसको कहते हैं ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है। एक्सहॉस्टिव इवेंट्स भी होते हैं। Events are said to be exhaustive when the union of mutually exclusive is the entire sample space। मतलब एक आपने आपके पास इवेंट है हेड, इसको आपने नाम दिया है ये। एक आपके पास इवेंट है अगर सपोज करो टेल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें आपने यूनियन लेना है। यूनियन में आपको पता होता है जो जो दो सेट होती हैं दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपके पास एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में आ जाना है हेड एंड टेल, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ये खाली सेट नहीं होता, ये पूरे का पूरा सैंपल स्पेस के बराबर होता है। जो होता है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो 0 होना है। और जो एक्सहॉस्टिव होता है वो आपके पास सैंपल स्पेस होती है। आगे नीचे लिखा भी हुआ है। अच्छा जी, आगे है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट क्या है, एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू अकर इज कॉल्ड आर सर्टेन और या श्योर इवेंट। द सैंपल स्पेस इज श्योर इवेंट। उसने कहा है वो इवेंट जो कि अकर होना ही होना होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं जैसे कि कोई आप सैंपल स्पेस बनाओ, तो वो सैंपल स्पेस क्या है, वो आपके पास एक श्योर इवेंट है कि वो सैंपल स्पेस में ये वाले पॉइंट्स तो आने ही आने हैं। फिर इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, एन इवेंट विच कैन नेवर अकर, जो कि कभी भी अकर ना हो, इसका इम्पॉसिबल इवेंट। और इसको हम खाली सेट के साथ ही नोट करते हैं। ठीक है, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो ये आपके पास है इम्पॉसिबल इवेंट।
आगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी होते हैं. टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स if occurrence of one does not affect occurrence और नॉन अकरेंस ऑफ दी अदर. दूसरे के अगर होने ना अकर होने से पहले वाले को कोई इफेक्ट ना होता हो, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है. और इसको ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन. इंडिपेंडेंट इवेंट में अगर आपने इसको लिखना हो ना मैथमेटिकल फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये इसके बराबर तीनों मतलब इसके फार्मूलाज हैं. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है. ठीक है. आगे उसने लिखा हुआ इंडिपेंडेंट मीन इफ वी थ्रो अ पेयर ऑफ डाई द अकरेंस ऑफ इवन नंबर ऑन वन डाई डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर. जरूरी नहीं कि अगर आपकी एक डाई के ऊपर इवन नंबर अकर हो गए हैं तो दूसरी के ऊपर भी इवन होने चाहिए. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर इवन ऑड कोई भी हो सकता है अकर. हाँ जी, डिपेंडेंट इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट में ये दोनों देखो लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर होनी है. ठीक है. और डिपेंडेंट में ये दोनों बराबर नहीं होंगे. टू इवन आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन ऑल्टर द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर. मतलब एक के अकर होने से वो दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, वो भी चेंज हो रहा है, तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट. और इस केस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इनटू बी. अब किसी में देखो बराबर नहीं है. ठीक है. इफ वी टॉस अ कॉइन, इफ हेड अकर, इफ हेड कम्स टेल कैन नॉट अकर. अच्छा जी, अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी होती क्या है. ये जस्ट आपको ना कुछ उसकी टर्म्स बताएंगे. यहाँ से प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है. आप ये प्रोबेबिलिटी में जो जो चीजें यूज होनी है ना, अभी आपको वो बताया है. प्रोबेबिलिटी है क्या? द वर्ड प्रोबेबिलिटी हैज टू बेसिक मीनिंग. न्यूमेरिकल मैयर भी कहते हैं ऑफ अनसर्टेनिटी. ठीक है. आप किसी चीज को लेके श्योर नहीं हो, आपने अगर उसकी श्योरनेस वगैरह फाइंड करनी है, उसकी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है न्यूमेरिकली, तो उसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हो. जैसे कि आज बारिश होनी है या नहीं होनी, ये एक फर्जिया बात है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है. अगर आपने पार्टिकुलर देखना है ना कि उसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, तो फिर आपने क्या करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बतानी है, उसकी अनसर्टेनिटी बतानी है. नेक्स्ट है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम. किसी भी स्टेटमेंट के बारे में पर्टिकुलर अगर आपने वो है बिलीफ देखना हो, तो जो मेजर ऑफ डिग्री आपने फाइंड करनी है, तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी. आगे डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है क्या प्रॉपर. प्रोबेबिलिटी कैन बी डिस्कस फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू, द ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. ठीक है. मतलब एक चीज की ना डिफरेंट अप्रोचेज हैं. एक सब्जेक्टिव अप्रोच है इसकी और एक होती है ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. में आगे फर्दर डिवाइड होती है ऑब्जेक्टिव. उसको कहते हैं क्लासिकल भी कहते हैं, या प्रायर डेफिनेशन भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी की. और एक होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. इसको पोस्टीरियर डेफिनेशन भी कहते हैं. एक्सोमेटिक होती है, सब्जेक्टिव या पर्सोनैलिटिक होती है. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ये चार मेथड से डिफाइन की जा सकती है. क्लासिकल में क्या होता है? क्लासिकल जिसको प्रायर भी कहते हैं, उसने कहा सपोज करो अगर आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, एंड इफ m आउट ऑफ दीज आउटकम्स आर, टोटल n है ना, तो n में से वो कह रहा है m अगर आप कंसीडर कर लो फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ a, कि ये वाला a वाला इवेंट अकर होना ही होना है. अभी प्रॉपर इसका नाम नहीं बताया ये a इवेंट है क्या, ये जनरल एक स्टेटमेंट है कि ये वाला इवेंट अगर होना ही है, तो इसका फार्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी निकालने का. तो ये जस्ट फार्मूला बताया है कि आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, हमारी इंटरेस्ट क्या है. ठीक है. हमने निकालना क्या है वो ऊपर रखोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है उसको नीचे रखोगे. ठीक है. और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उसको उसने m का नाम दिया हुआ है, और जो टोटल है, ये जब मीटिंग ओवर होगी ना तो दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है उसको n के साथ लिखा है, जस्ट नोटेशन है प्रोबेबिलिटी निकालने की. इसके बाद है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या पोस्टीरियर भी इसको कहते हैं. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम. इसमें एक्सपेरिमेंट को लार्ज टाइम तक रिपीट करना है under same condition, and if an event A is observed to occur m times,
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज डिफाइंड, इसमें ना जस्ट आपने ऊपर वाले में प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी ना, नीचे इसने आपने इसकी लिमिट भी फाइंड करनी है। लिमिट का मतलब है अब अपने एक्सपेरिमेंट को लार्ज टाइम तक परफॉर्म किया है तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी जस्ट लिखना है। उसके बाद एक्सोमेटिक होती है। Axiomatic definition of probability is based on certain axioms इसमें यूज होते हैं। We must be satisfied by the probability of an event। ये वाले axioms जो हैं ये फुलफिल होने चाहिए, ऊपर वाले में कोई ऐसे एग्जाम्स नहीं थे, ठीक है। वो कह रहा है E1 E2 सो ऑन En, ये आपके पास कोई ना कोई इवेंट है, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है, विच इज कॉल्ड वेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पॉइंट डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन मस्ट ओबे द फॉलोइंग एक्सियम्स, कि वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है ना, ठीक है, वो 0 to 1 होती है हमेशा। कभी भी प्रोबेबिलिटी आपने किसी चीज की निकाली हो वो माइनस नहीं होनी, हमेशा वो 0 और 1, मैक्सिमम जो है वो 1 हो सकती है, मिनिमम वो 0 हो सकती है। अब ये ऊपर वाले से ही मिलता जुलता है कि आपने किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको ये वाला फार्मूला पता हो, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट और टोटल सैंपल पॉइंट, उसको एम और एन, इसको ऐसे भी प्रॉपर फार्मूला आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 3 वेज से बताया हुआ है, तो तीनों करते हो ना कोई भी फार्मूला लगा ले। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये मैंने आपको बताया इम्पॉसिबल जो इवेंट होती है उसका प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट, सब इवेंट की अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इसको पढ़ते हैं ए है आपके पास सबसेट ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन, ये जस्ट उसकी ना कंडीशन याद रखनी है कि अगर ए और बी, ए सबसेट है बी का, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन या इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आगे एक थ्योरम है, आपने थ्योरम नहीं करना, ये जस्ट थ्योरम का एक रिजल्ट है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बी के ऊपर बार डाली हुई है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपके पास एस माइनस बी, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। निकालने का मेथड बता रही हूँ, एक तो होता है ना डायरेक्ट आपके पास ए सेट हो, ठीक है, या बी सेट हो, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लीमेंट कह दिया जाए तो हमेशा आपने उसको एस में से माइनस करना है उस चीज को। अब आप देखो ए का सेट भी होना है, बी का सेट भी होना है, मैंने आपको कहा है बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आपने उसको करना है एस माइनस बी। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट होता तो एस माइनस ए, ये हो जाना था ए का कॉम्प्लीमेंट। ये फार्मूला है, ये आप याद रखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेट थ्योरी। सेट मैंने आपको बता दिया है कि सेट होता क्या है। सेट में सारे के सारे आपके एलिमेंट्स वगैरह आने होते हैं। ये नीचे जस्ट एक लिखा हुआ है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है, इंटीजर नंबर भी कोई हो सकते हैं 1 to 100। ये ऑब्जेक्ट दैट आर इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स। सेट जो सेट होता है, क्या कहते हैं, सेट के अंदर जितने भी वैल्यूज है ना वो उसकी मेंबर्स होती हैं, उसको एलिमेंट कह दो या मेंबर कह दो, एक ही बात है। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी, और उसके जो मेंबर्स हैं उसको स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इवन नंबर का सेट बना दूं, तो इवन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपके पास सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस में से आपने इवन का सेट अलग बना दो और ऑड का बना दो, तो अब आपको पता है इवन नंबर का अलग से बनेगा, ऑड का अलग से बनेगा। ये क्या है, ये एक सेट है। आगे सबसेट क्या होता है, a set that consists of some element or member of an other set is called subset। मतलब दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट दूसरे में आए हो उसको कहते हैं सबसेट। लिखा हुआ है बी सबसेट है ए का, या ए जो सा है वो सुपरसेट है बी का, ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। आगे वेन डायग्राम में आपको बताया हुआ है, ये ना इसको इतना पढ़ लो कि अगर पेपर में आ जाए ना कि वेन डायग्राम क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, तो कम से कम एक आध एग्जाम्पल दे के आप उसकी ना डेफिनेशन लिखने के काबिल हो, ठीक है। अब आप देखो वेन डायग्राम में ना जस्ट ये शो किया हुआ है कि ये एक सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस के अंदर ये एक ए इवेंट है और ये एक बी इवेंट है। जस्ट a diagram is understood represent set by circular diagram में वो कह रहा है सेट को सर्कल्स की फॉर्म में शो किया है। parts of circular region of their complements with respect to a rectangular overall box बनाया जो सैंपल स्पेस को शो कर रहा है। the Venn diagram are used to represent this set and subset in a pictorial way में, ठीक है। आपने अगर पिक्चर फॉर्म में अपने सेट या ओवरऑल
सैंपल स्पेस को शो करना हो, देन आप ये वेन डायग्राम बनाते हैं। अब वो कह रहा है ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पता चल गया है ना आपको, कोई भी हो सकता है। वो कह रहा है अगर आपके पास सेट हो तो उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हो सकती है। आप उनका यूनियन फाइंड कर सकते हो, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है या कॉम्प्लीमेंट है, ये सारी चीजें। यूनियन क्या है, अब आप देखें ए और बी में वैल्यूज है 1 2 2 3, मैं आपको कह रही हूँ इसका यूनियन फाइंड कर दो। तो देखो उसके यूनियन में क्या होता है, आप सारी चीजों को इकट्ठा कर देती हो, जो चीज रिपीट हो रही है जस्ट उसको एक दफा ही लिखना है। पहले सेट में 1 2 है, दूसरे में है 2 3, तो उसने तरतीब दे के ना उसको सीक्वेंस के साथ 1 2 3 रख दिया, ये यूनियन है। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि कॉमन पॉइंट लेना होता है। पहला सेट है 1 2, दूसरा है 2 3, तो 1 2 और 2 3 में कॉमन पॉइंट क्या है, 2 आ रहा है ना कॉमन। तो वो अब आप देखिए उसका जो इंटरसेक्शन है वो 2 आ गया। डिफरेंस में वो कह रहा है ए माइनस बी अगर आप करो वो कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप ए के अंदर से बी माइनस कर रहे हो, दूसरे में बी के अंदर से ए माइनस कर रहे हो, तो बोथ आर डिफरेंट। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है ए है 1 2 और बी है आपके पास 2 3, तो 1 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये है 1 2, 1 दूसरे में नहीं ना है, तो 1 तो एज इट इज आ गया। हमने 1 के ऊपर फोकस करना है। अब इसमें 2 है, 2 दूसरे में भी है, तो 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, वो खत्म हो गया, जस्ट आपके पास 1 रह गया। और अगर मैं आपको कहूँ बी माइनस ए करें तो फिर क्या करोगे आप बताओ जरा। ये है 2, ये आपको मैंने बी कह दिया है, और ए अगर मैं आपको कहूँ ये 1 2 है, तो अब मुझे बताओ कि इस चल रहा है 1 एज इट इज आ गया, 2 2 कैंसिल आउट होके इसका जो डिफरेंस है वो 1 आया है। अब मैंने पहले बी कर दिया है सेट 2 3, और ए बाद में कर दिया। अब आपने डिफरेंस फाइंड करना है बी माइनस ए का। अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। ये क्या आएगा। हाँ जी, अब आप देखिए 2 इधर है ना फर्स्ट में, तो इधर भी है, ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी इधर 3 बचाना, हमने जस्ट जो फर्स्ट जिसमें से डिफरेंस निकालना है ना फर्स्ट वाला उसको देखना है। तो इसका जो अब आंसर आएगा वो जस्ट 3 आएगा। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटेशन। ये जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था ना कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये वही बताया है कि अगर आपके पास एक ए सेट है और ये बी सेट है, दोनों को मिलाओगे, देखो ये सैंपल स्पेस बन जानी है 1 2 3। दिखने में लग रहा है ना इधर 1 2 है और 2 3 है, तो शायद दो जो है वो 2 टाइम आना है, तो आना वो एक दफा ही होता है। ठीक है, उसको रिपीट नहीं करना, बस सीक्वेंस के साथ लिख लेना है सैंपल स्पेस में। अब उसने कहा ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो इसका फार्मूला होता है एस माइनस ए। हमेशा आपने एस जो है ना सैंपल स्पेस में से आपने उसी को ही माइनस करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये एस है और ये देखो आप ए है। तो अब आपको समझ आ गई है ना, ये 1 2 जो है, ये 1 2 तो इधर से निकल गए, बाकी 3 बचा, तो ये अब ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाना है। और अब मुझे बताओ अगर आपने निकालना हो बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इधर ए की जगह मैं बी लिख दूं, 2 और 3, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए की जगह बी का निकालो जरा। 1 2 3 है, 2 3 है, तो बाकी पीछे क्या बचा, 1। ठीक है, ये देखिए ये 2 3 है, ये भी 2 3 है, पीछे ये जो है स्टार्टिंग वाला वो 1 था, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। ये आपने प्रैक्टिस खुद ही करनी है। आगे है काउंटिंग सैंपल पॉइंट। वो कह रहा है कि भाई सैंपल पॉइंट जो है उसके डिफरेंट रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन है, परमुटेशन होता है और एक कॉम्बिनेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में है कि आपके पास है दो एक्सपेरिमेंट, वो कह रहे हैं आपने इकट्ठे परफॉर्म कर दिए हैं। ठीक है, द कंपाउंड एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, एक आपने कॉइन को टॉस किया है और एक देखो आपने डाई को भी रोल किया है, दो चीजें इकट्ठी कर दी हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट, कॉइन टॉसिंग, कॉइन को टॉस करोगे हेड और टेल है। ठीक है, डाई को रोल किया है तो ये 6 एलिमेंट्स हैं उसके। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टेंट आउटकम्स ऑफ द कंपाउंड एक्सपेरिमेंट, वो कह रहा है अगर हमें ये पता करना हो कि टोटल पॉसिबल जो है सैंपल पॉइंट वो कितने बने हैं, अगर दोनों को हमने इकट्ठा किया हो, तो वो कह रहा है 12 बनेंगे, 6 उसके और 2 उसके, 12। ठीक है, तो कंपाउंड जब भी फाइंड करना हो जो गिवन हो उसके हिसाब से आप कर दें। अगर आपके पास वो कह रहा है कि भाई सिंगल आपके पास है कॉइन को टॉस किया है हेड टेल, और अगर कहा हो 2 डाई को रोल किया है, तो फिर मुझे आप बताओ कि टोटल कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे। 2 डाई को रोल करने के सैंपल पॉइंट कितने हैं, 36 है ना।
और डाई को हमने एक दफा ही रोल किया है, ये हो गए 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जो टोटल आएगा वो आपके पास आ जाएगा, दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो कंपाउंड आ जाएगा। अब ये चीजें आपने याद रखनी है कि सिंगल डाई को रोल करेगा तो क्या उसकी सैंपल स्पेस है, 2 को करोगे तो क्या है, डाई और कॉइन को टॉस करोगे सिंगल डबल या ट्रिपल हो जाए या फोर्थ टाइम हो जाए, तो ये कैसे क्या होना है, मल्टीप्लीकेशन फिर इनकी कैसे होनी है। आगे रूल ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन इज एनी ऑर्डर, ये सब कुछ यूज होना है प्रोबेबिलिटी निकालने में, ठीक है, इसलिए आपको ये ना थ्योरी पहले करवा रही हूँ। A permutation is any ordered subset from a set of n distant objects. The number of permutation, permutation means कि आपने ना सीक्वेंस के साथ, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, आपने टोटल में से कोई चीज सेलेक्ट करनी है, वो तो सिलेक्शन आपने करनी है विद ऑर्डर के हिसाब से करनी हो तो वो आपके उसके लिए जो टेक्निक यूज करोगे वो परमुटेशन है। जैसे वो कह रहा है सेकंड इधर से, द नंबर ऑफ परमुटेशन आर ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आपके पास, selected in a finite order, ये ऑर्डर आ गया है ना, फ्रॉम n डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n और उसमें से आपने r लेने हैं, और उसको आप कैसे लिखोगे, एन पी आर, परमुटेशन निकालने का फार्मूला है, n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, p फॉर परमुटेशन, ये ऑर्डर शो कर रहा है, और नीचे जो सबस्क्रिप्ट में r है ना, इसका मतलब है ये आपने लेने कितने हैं टोटल में से। तो एन पी आर ये वैसे कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, जैसे मैं आपको कहूँ n5 है, इसका परमुटेशन निकाल लो 3 टाइम, तो 5 लिखोगे कैलकुलेटर से p प्रेस करोगे, n3 करोगे तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा, लेकिन वैसे इसका फार्मूला ये वाला होता है, n फैक्टोरियल की जगह 5 फैक्टोरियल करोगे, और जो है n माइनस आर की जगह 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे फैक्टोरियल को खोलने का मेथड बताया है कि अगर आपने 4 का फैक्टोरियल खोलना हो तो कैसे लिखोगे, आप उस नंबर से बैक पे जाओगे, 4 का फैक्टोरियल है ना, तो देखो 4 3 2 1 इनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो 4 का फैक्टोरियल। कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट 5 4 लिख के शिफ्ट उधर फैक्टोरियल का बटन आता है, आप इधर से प्रेस करोगे ना तो उधर से भी निकल आता है फैक्टोरियल। अगर आपको 10 का फैक्टोरियल मैंने कहा हो तो 10 का कैसे निकलेगा, आपने 10 9 8 7 ये सबको मल्टीप्लाई करते जाना है सो ऑन 1 तक। ठीक है, जिसका फैक्टोरियल निकालना हो उसका नंबर से स्टार्ट करना है और 1 तक आपने जाना है, जाने के बाद सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फैक्टोरियल है। कॉम्बिनेशन में भी सेम यही कुछ करना है, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से आपने सिलेक्शन वगैरह नहीं करनी होती। तो द टोटल नंबर ऑफ, बल्कि अ कॉम्बिनेशन इज एनी सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड विदाउट रिगार्ड टू देयर ऑर्डर फ्रॉम अ सेट ऑफ एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ सच कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाय एनसीआर। वो एनपीआर था ना, ये एनसीआर है। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि सी को मिस करके जस्ट आप एनआर लिख दो, वो पता चल जाता है खुद ही कि ये कॉम्बिनेशन है। एनसीआर भी ठीक है, और जस्ट एनआर से भी पता चल जाता है, और वो कह रहा है आर जो सा है ना इसमें वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू एन होना है। ठीक है, और ये एनसीआर का फार्मूला है। परमुटेशन में ना अब आप देखें थोड़ा सा चेंज है फार्मूला, उसमें अब आप देखो ये जस्ट ये वाला है, एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, आर का फैक्टोरियल अलहदा से नहीं आता, जबकि कॉम्बिनेशन में ना आर का फैक्टोरियल अलहदा से भी आता है, ये वाला। उसने अब एग्जांपल दी है, a 3-person committee is to be selected, कमेटी को सिलेक्ट होनी है 3 लोगों की फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 4 पर्सन में से, तो टोटल 4 हुआ, उसमें से 3 लोग सिलेक्ट होने हैं। ठीक है, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट, तो एक कमेटी है, कमेटी में आपने जो सिलेक्शन करनी होती है ना वो प्रॉपर ऑर्डर के थ्रू करनी होती है, बल्कि इसमें ऑर्डर नहीं मेंशन, विदाउट ऑर्डर आपने करनी है, अगर विद ऑर्डर मेंशन होता तो आपने फिर उसके हिसाब से करनी थी। अब जस्ट अब आपको पता है एन इसमें कितना है टोटल, 4। ठीक है, और कितने सेलेक्ट करने हैं 3, तो ये आपके पास हो गया आर। ये फार्मूला आप लगाओ, देखो लिखा हुआ है एन की जगह 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड दिस वन, 4 को ओपन करो 1 तक, और नीचे 3 का फैक्टोरियल निकालना है ना, तो 3 2 1, ये 4 माइनस 3 का जब डिफरेंस निकालोगे ना तो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 से पीछे तो नहीं ना जाना, 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होना है, तो इसलिए उसने नीचे इधर 1 ही नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड था 1। ठीक है, इसलिए वो नहीं डाला, डालना है तो डाल लो, तो ऊपर वाले को नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके आपस में फिर फाइनल जो आंसर निकलेगा वो 4। उसने कहा देयर आर 4 पॉसिबल सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस,
एक पर्सन के सिलेक्शन के जो मेथड्स है ना, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो वो 4 हो सकते हैं कमिटी सिलेक्शन के। बस ये कंडीशनल से ऊपर ऊपर तक करना है। अच्छा जी, अब आगे है कॉम्बिनेशन हो गया है, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आपको कॉम्प्लीमेंट में बताया था ना कैसे निकालते हैं। उसने कहा है कि आपके पास ना, देखो एक चीज अकर हो रही है, एक चीज की अकरेंस के चांसेस को अगर आप कह सकते हो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ए है। दूसरी है कि वो अकर नहीं हुआ, तो उसको आप कह सकते हो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। और टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, मतलब सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1। एक चीज अकर हो रही है और नहीं अकर हो रही, और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो टोटल 1 है। ये ना एक रिलेशन है प्रोबेबिलिटी में। तो आपने इनमें से कोई भी वैल्यू अगर एक की निकालनी होगी ना, प्रोबेबिलिटी ए की या प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट की, तो आपने 1 में से इसको माइनस करना है दूसरी साइड पे ले जाके। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट में निकालना चाह रही हूँ तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दी है। सपोज करो अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, उस पर प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के मैंने दे दी है और मैंने प्रोबेबिलिटी ए निकालनी है, तो फिर क्या करोगे आप? प्रोबेबिलिटी ए इधर होगी फिर, मतलब हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज निकालनी है। ये प्रोबेबिलिटी फिर ए कॉम्प्लीमेंट इधर आ जाएगी। टोटल हमें पता है ये 1 के बराबर है, जो जिसकी वैल्यू आपको रिक्वायर है उसको दूसरी साइड पे ले जाओ, तो वो आपने सॉल्व कर लेना। आगे है एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी, कि अगर आपके पास दो इवेंट है उसको आपने ऐड करना है, तो ये है उसके ये होता है। अगर आपने दो इवेंट है ना, प्रोबेबिलिटी ए और बी, अब और को ना इधर आपने पर याद रखना है, और के लिए यूनियन यूज होता है, एंड के लिए जो है ना वो इंटरसेक्शन यूज होता है। लिख लो जिधर भी लिखना है। क्वेश्चन में अगर आपने आपसे पूछा जाए कि ए और बी फाइंड करें, तो इसका मतलब है ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, यूनियन से आपको पता चल जाएगा कि इसका फार्मूला क्या है। अगर लिखा हो ए एंड बी फाइंड करना है, तो इसका मतलब एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, कॉमन पॉइंट फाइंड करना है कौन सा आ रहा है। हाँ। और ये है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बताया हुआ है कि ये वही ऊपर वाली चीज है, जस्ट ये चीजें याद रखनी है कि अगर दो इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। नॉट म्यूचुअली लगा देंगे तो इसका मतलब है उसमें कॉमन पॉइंट है। तो जब कॉमन पॉइंट होना है तो इसका फार्मूले में ये आपने माइनस करना है इस चीज को। सारा कुछ ये वैसे ही है। ऊपर वाले में क्या है, नीचे लिखा है ना नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऊपर वाले में लिखा हुआ है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में देखो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसलिए इधर जो माइनस करके ए इंटरसेक्शन बी नीचे किया था ना वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए और बी में तो कॉमन पॉइंट है ही नहीं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जब जस्ट पूछा जाए टू इवेंट्स हैं, इसका आपने म्यूचुअली एडिटिव लॉ लगाना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आपने नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करना है, तो आपके पास ये वाला जो पार्ट है ना ये आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये अब नेक्स्ट क्लास में जब आपकी नेक्स्ट वीक होगी। अभी अब आपने ना इसको अच्छे से कर लो। ये वही चीज है, ये जो कॉइन को टॉस किया है ना, सिंगल कॉइन को टॉस किया, हेड टेल टू को करेगा तो वो कह रहा है ये आया। अब आपको मैं कह रही थी ना थ्री को करेगा तो क्या है, ये देखो सिंगल को किया है हेड टेल, ये टू कॉइन को टॉस किया है, ये फिर वो कह रहा है थ्री को कर लो ऑल पॉसिबल, उसने ये थ्री थ्री के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाई हुई है। डिटेल में पढ़ना है तो इधर से देख लो। ये प्लेइंग कार्ड में आपको कह रही हूँ ना, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये देखो बिफोर भी ये टोटल 52 कार्ड्स हैं, और इसमें क्लब होता है, हार्ट है, डायमंड स्पेड के कार्ड है। और बताया हर कार्ड्स के बारे में ना, डिस्क्रिप्शन इसमें बताइए। फेस कार्ड कितनी होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं। ठीक है, हार्ट की कितनी है, किंग है, क्वीन होता है। ये पहले आपने ना कार्ड को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, एक तो जो मैंने आपको आज तक काम करवाया है, अभी तक जो करवाया है वो आपने करना है। उसके बाद आपने ना कार्ड्स की डिस्क्रिप्शन देखनी है कि किंग के कार्ड क्वीन के कितने होते हैं, जैक उसके अंदर होता है, फिर डायमंड है, क्लब है, स्पेड है, पिक्चर कार्ड कितने हैं या फेस कार्ड कितनी है। ये सारी इसकी डिटेल नेट पे अवेलेबल होती है, आप उधर से सर्च करके इसको जस्ट नोट डाउन कर लें। आगे देखो जस्ट इसके क्वेश्चंस हैं,
उसमें पूछा जाएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड, तो आपको पता होना चाहिए किंग के 4 कार्ड या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, तो डायमंड के 13 कार्ड है, तो आप 13 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड है 52, उस पर डिवाइड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी, ये सारे आगे क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं। तो काइंडली यहाँ तक ना देख के आइएगा कार्ड्स तक, और अब आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड क्लास ओवर।